चलिए, कैपेसिटर में कोई आइडिया, नाम सुना है कैपेसिटर का? हाँ सर, नाम तो सुना। क्या होता है? सर कुछ स्टोर करके रखता है करंट से, कुछ चार्ज स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? चार्ज या करंट कुछ करता है, याद नहीं होती। चार्ज स्टोर करता है। बैटरी फिर क्या करता है? सर बैटरी तो सर पोटेंशियल कैपेसिटर, डिफरेंस क्रिएट करता है। सर वो फैन में डालते हैं ना कैपेसिटर, वो हाँ, सिलिंड्रिकल रहता है। देखा है फैन और में? वो इलेक्ट्रिक करंट को हाँ सर। इवनली हाँ सर, देखा तो है। डिस्ट्रीब्यूट करता है। अच्छा, फैन में ही बता दो जरा सा दिमाग लगा के कि अगर कैपेसिटर नहीं होता वहां पर तो क्या दिक्कत हो जाती? तो सर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लक्चुएशन की वजह से फैन का स्पीड अपने आप कम ज्यादा होता रहता। तो इलेक्ट्रिक करंट कैपेसिटर, फ्लक्चुएट करता है क्या घर में? नहीं सर, कभी अगर हो जाए तो कैपेसिटर उसको एनर्जी स्टोर करके इक्वल करंट भेजता है। जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट है अगर या बल्ब है, अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो उसमें भी फ्लक्चुएट होता होगा, बट उसमें कहाँ कैपेसिटर है जो दिक्कत हो रही है? बहुत हद तक तुमने सही कहा है, इसलिए मैं इंटरटेन कर रहा हूं, नहीं तो नहीं भी करता। बहुत हद तक सही कहा है, लेकिन थोड़ा अधूरा कॉन्सेप्ट है। और कोई बताओ। पहला सर चीज, शायद से कैपेसिटर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है। नहीं 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 नहीं, नहीं वो सब, वो इंडक्टर का काम है वो सब। कैपेसिटर क्या करता है, मैं एक समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फैन में तो सिलिंड्रिकल देखा होगा, एक उजला रंग का रहता है। यस सर। है ना? बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में रहता है। देखो ऑब्जर्व करो कि फैन का जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो धीरे धीरे अपना स्पीड पकड़ता है। हाँ सर। हाँ सर। यस। और जब ऑफ करते हैं तो भी वो धीरे धीरे बंद होता है। वो गाड़ी के जैसा नहीं कि ब्रेक लगाया तो रुक गया। हाँ सर। हाँ है सर। ना? यस सर। तो या ठीक उल्टा, स्विच ऑन करते और फास्ट हो जाता, ये भी नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, मान लो स्विच ऑन किया और फाइनल स्पीड पे, तो इससे क्या होता, दिक्कत हो जाएगी। जैसे बल्ब में है, स्विच दबाया बल्ब ऑन हो गया। फैन में तो ऐसा नहीं है। हाँ सर। अगर फैन में भी ऐसा हो तो दिक्कत क्या होगी कि तो फैन सर में, ऐसा हो सकता है कि उसको इनिशियल मोमेंट देने के लिए कैपेसिटर यूज होता है। हाँ मैं बताता हूँ 2 मिनट। तो उसमें होता क्या है कि अगर ये तुरंत ऑन हो गया, स्विच ऑन करते ही फैन फुल स्पीड में, तो तुम्हें नहीं लगता है मैकेनिकल डैमेज होगा? यस सर। या स्विच ऑफ करते ही सडनली रुक जाए, फिर मैकेनिकल डैमेज होगा? हाँ सर। हाँ सर। मतलब जो भी प्रोसेस है इसमें मुझे ये ख्याल रखना होगा कि जब हम पावर ऑफ करते हैं तो उस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तक, दैट इज फैन तक, पावर स्लोली डिक्रीज करे, या जब हम ऑन करते हैं तो करंट ग्रेजुअली बिल्ड अप हो 0 टू मैक्सिमम, तब जाके फैन का स्मूथ फंक्शनिंग होगा। ये काम करने के लिए उसमें कैपेसिटर होता है। फैन में ही नहीं, ऑलमोस्ट हर इक्विपमेंट में कैपेसिटर किसी न किसी फॉर्म में रहता है। जैसे तुम लोग लैपटॉप का चार्जर देखे हो? यस सर। सर अंदर से नहीं। हाँ, लैपटॉप के चार्जर में वो जो बड़ा सा पार्ट होता है, हेवी सा, जहाँ दोनों साइड से वायर कनेक्ट होते हैं, रहता है ना? हाँ यस सर। लोकल लैंग्वेज में उसको कंडेंसर कहते हैं। कंडेंसर कैपेसिटर एक ही है, तो दुकान वाले लोग कंडेंसर यूज करते हैं इससे। तो देखोगे जब स्विच ऑफ करोगे फिर भी उसमें ग्रीन लाइट जलती रहती है, मार्क किया है? थोड़े टाइम के लिए। हाँ सर, वो आराम से एकदम हाँ सर। वो आराम से बंद होता है 10 मिनट के बाद, हाँ सर। है ना? तो वो उसके अंदर आपका पावर कट होने के बाद भी उसमें रेसिड्यूअल करंट रहता है, मतलब चार्ज का फ्लो रहता है जो ग्रेजुअली 0 होता है।
तो ये जो काम है ना, यही काम कैपेसिटर का है, ठीक है। ये एक्चुअल प्रैक्टिकल बताया, थ्योरेटिकली तो ठीक है सीखेंगे, प्रैक्टिकली ये काम कैपेसिटर का है। So first thing, capacitor is used to store charge. थंब रूल जो बोलता हूँ एकदम मान लो, capacitor is used to store charge. हाँ Yes, सर. sir. Yes. Number one. Number two, the reason is as and when any kind of power is cut off, तो वो उस stored charge से थोड़ी देर तक सर्किट को ड्राइव कर सकता है, ठीक है। हाँ सर. इसका रीजन क्या है, क्यों इसकी जरूरत है? तो देयर आर सेवरल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जैसे हमारा कंप्यूटर ही है मान लो, लैपटॉप में तो चलो बैटरी होती है, बट बैटरी हटा दो तो फिर भी एसी पर चलता ही है ना लैपटॉप। हाँ सर. उसमें अगर एब्रप्टली पावर ऑफ हो जाए तो ऑपरेशनल दिक्कत तो होगी ही, बहुत कुछ सेव्ड है, अनसेव्ड है, ऐसा है वैसा है। तो बीच में मुझे कंडेंसर चाहिए जो थोड़ी देर तक कम से कम उस सिस्टम को रोल आउट किए रखे। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, फर्स्ट पर्पस इज टू स्टोर चार्ज। द रीजन फॉर स्टोरेज ऑफ चार्जेस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, करंट को बिल्ड होने में और करंट को डिके होने में, दोनों फंक्शन स्मूथ हो। एब्रप्ट करंट बिल्ड ना हो जाए 0 से मैक्सिमम, या एब्रप्ट डिके ना हो जाए मैक्सिमम से 0, ठीक है। थर्ड पॉइंट कि अब कहोगे कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, तो दुनिया का हर चीज चार्ज स्टोर कर सकता है ना। किसी भी कंडक्टर पर चार्ज दोगे तो वो स्टोर कर लेगा। अभी तो अर्थिंग में देखे थे ना, हाँ सर. अर्थिंग किया तो ग्राउंड में चला गया, अदरवाइज स्टोर करके रखेगा। तो गोइंग बाय दिस डेफिनेशन दैट कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ चार्ज, अगर जो कि सही डेफिनेशन है, तो इससे अगर हम जाएं तो दुनिया का हर चीज कैपेसिटर है, और है भी टेक्निकली। लेकिन अब बात आती है वो स्टोरेज ऑफ चार्ज कितना। जैसे आपके पास बॉटल है, बॉटल का काम क्या है, पानी स्टोर करके रखना, बट बॉटल का कैप है, उसमें भी तो कुछ पानी स्टोर रहता है, हाँ सर. 2 ml 5 ml, बट उसको तो कभी हम वाटर स्टोरेज डिवाइस के जैसा सोचेंगे भी नहीं। नहीं हाँ सर. सर. मतलब जो चार्ज आप स्टोर कर रहे हो वो इतना सिग्निफिकेंट हो कि उसका कुछ यूज हो। तो जैसे बॉटल का कैप, वो जितना वाटर स्टोर करता है उस मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से। हाँ सर. तो ठीक वैसे ही, although technically everything can store little amount of charge, but कंडेंसर या कैपेसिटर हम लोग उसी को कहेंगे जो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए कुछ तो सिग्निफिकेंट चार्ज हो। क्लियर है? हाँ सर. हाँ तो सर. ये हो गया कैपेसिटर का डेफिनेशन। सो इट इज यूज्ड for storage of charge। और थोड़ा और मैच्योर लैंग्वेज में कहें तो इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टोरेज ऑफ चार्ज बोलूं मैं, ये एक तरीका हुआ कहने का। दूसरा तरीका कहने का हुआ इट इज यूज्ड फॉर storing
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी in the form of electric field. कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। नहीं सर। अब कितना चार्ज स्टोर करेगा? अभी हम लोग एनर्जी, ये थोड़ा सा मतलब एडवांस बोलो या रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग फोकस करते हैं चार्ज स्टोर करने पर, फिर एनर्जी भी आज ही सीखेंगे। तो कौन सा कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा, उस हिसाब से हम बोलेंगे उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर मैं किसी कैपेसिटर को V पोटेंशियल डिफरेंस दूं और वो Q चार्ज स्टोर कर ले, तो मतलब चार्ज stored by capacitor is directly proportional to potential given to it. So Q is proportional to V. So Q is equal to some constant into V. तो ये जो सम कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। इस कैपेसिटर को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। I mean, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। अब खुद सोचो, जिसका कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना? मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर अगर ऐसे देखा जाए तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर जितना चार्ज स्टोर होता है, उसको हम लोग उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहते हैं। यही मीनिंग निकल के आया। तो जितना कैपेसिटेंस होगा, हम बोलेंगे उसकी उतनी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है। ये जो कैपेसिटेंस है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट फैराड होता है, माइकल फैराडे के नाम पर है। सो इसका यूनिट, इसका यूनिट देखने में कूलम्ब पर वोल्ट लगता है ना? हाँ हाँ सर। तो इसका ऐसा यूनिट है कूलम्ब पर वोल्ट। सो इसको हम लोग बोलेंगे कूलम्ब पर वोल्ट। और इसी कूलम्ब पर वोल्ट को हम लोग फैराड कहते हैं। ये हो गया कूलम्ब पर वोल्ट, जिसको कि हम लोग फैराड कहते हैं, कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और ये जो कहानी है कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस या लॉ ऑफ कैपेसिटेंस भी लोग बोल देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। अब किसका कैपेसिटेंस कितना ज्यादा होगा या कम होगा, ये डिपेंड करता है दो बातों पर। फर्स्ट, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब शेप एंड साइज, और दूसरा डिपेंड करता है मीडियम पर। दूसरा डिपेंड करता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम पर।
मीडियम परमेबिलिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? इतना पहले जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि बीच में वीडियो बहुत बार अटक रहा है। यस सर। ठीक है, देखता हूँ। जल्दी से कॉपी कर लीजिए 2 मिनट में। डन सर। आगे बढ़े? हाँ यस अच्छा, तो जैसे मैंने कहा कि टेक्निकली एवरीथिंग इज कैपेसिटर, कहा था मैंने। हाँ सर। यस यस ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, ये सब जो आप देखते हो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जो फैन में आपने देखा, फैन में देखा आपने ना सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। हाँ सर। यस सर। इसी तरह के बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं, बट किसी भी शेप साइज का कैपेसिटर हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल वही है। ठीक है, तो ऑल दो बेस्ड ऑन शेप साइज कैपेसिटर कुछ भी हो सकता है, तो अलग अलग नाम भी मिलेंगे आपको, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इवन वायर कैपेसिटर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन थ्योरी पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं, क्योंकि उसके थ्रू फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझना आसान है। बाकी में क्या है, ज्योमेट्री का चेंज है। अगर कैपेसिटेंस आपको पता है तो सेम थ्योरी अप्लाई होगी जो हम लोग पैरेलल प्लेट के लिए पढ़ेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो स्फेरिकल है, सिलिंड्रिकल है, वायर कैपेसिटर है, कुछ भी है। इसीलिए आप जेई के सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस में क्लैरिटी से लिखा हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको हर शेप साइज के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना सिखा दूंगा, आप निकाल भी लेंगे। बट ये याद रखिए कि प्रॉब्लम्स जो आएंगे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ही आएंगे। तो आगे हम जो भी कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक या कुछ भी पढ़ेंगे, वो सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही होगा। ठीक है, यस। हाँ यस सर। तो सबसे पहला फंडामेंटल मुझे ये बताइए, दिख रहा है सबको? बोलो, यस बताओ जल्दी से, 2 मिनट का काम है। बोल बेटा। ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। हाँ तो ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, मतलब कुछ भी हम चार्ज देंगे तो ऐसा रहेगा। यस तो कुछ भी चार्ज दिया, क्यू चार्ज है इस पर, इसका रेडियस मान लो आर है। चार्ज नहीं देते तो इसका पोटेंशियल 0 होता। हाँ सर। हाँ तो चार्ज देने के बाद पोटेंशियल क्या हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यस सो Yes. Q is equal to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R into V।
तो ये जो टर्म है यही सी है। R by Q. Yes, sir. हाँ सर। तो कोई आपसे पूछे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, तो हमारा आंसर होगा सी इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आया समझ में? यस सर। Yes. तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया जस्ट आपके दिमाग में ये बैठाने को कि दुनिया में हर चीज कैपेसिटर है, क्योंकि कुछ ना कुछ चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी सबकी होती है, बट टेक्निकली एज ए कैपेसिटर हम लोग इसको कहीं यूज नहीं करते हैं। आगे बढ़ो। यस सर। अब आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर, जो हम लोगों को सीखना है। बीच बीच में मैं आपको वो सिलिंड्रिकल स्फेरिकल सब सिखाता रहूंगा ऐसे ही बीच बीच में, बट आज अभी मतलब आज में सभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखते हैं। लिखना मत, फर्स्ट टाइम सीखो। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो फंडामेंटल अभी सिखाऊंगा ना, ये हो सकता है आपको इतना फंडामेंटल वे में बुक में लिखा हुआ नहीं मिले, क्योंकि इन बातों को लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए बुक में मोस्टली ये थ्योरी मिसिंग होती है। और फिर कभी जब थोड़ा मैच्योर हो जाओगे और सोचना शुरू करोगे तो लगेगा कि ये क्या चल रहा है, जिसको हम कैपेसिटर समझ रहे हैं उसमें कहीं कुछ बेसिक फ्लॉ है। प्रॉब्लम सॉल्व होना एक अलग बात है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्चुअल मतलब क्या होता है, देखिए सब लोग ध्यान से देखिए। ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। इस प्लेट पर आप लोग लास्ट क्लास में किए हो इसीलिए कह रहा हूं, इसमें से किसी एक प्लेट पर मान लो मैंने क्यू चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज दे दिया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हाँ सर। हाँ सर। और उन दोनों में से किसी एक प्लेट को अर्थ कर दिया अगर मैंने, उसमें से किसी एक प्लेट की अगर अर्थिंग कर दी तो क्या होगा, सिर्फ फेसिंग सरफेस पर चार्ज रहेगा। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो इस पर चार्ज जितना पॉजिटिव रहेगा, जितना मैंने चार्ज दिया है, तो हमने तो चार्ज प्लस क्यू ही दिया है और ये ऐसा बन गया। और इसमें क्या होता है कि ये अर्थिंग किया हुआ है तभी ऐसा होगा, है ना? हाँ सर, वरना नहीं। हाँ सर। अगर अर्थिंग नहीं होगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं क्यों कहा कि बुक में इसकी थ्योरी नहीं मिलेगी, क्योंकि बुक में अर्थिंग नहीं पढ़ाने की वजह से वो करते नहीं है, और सीधे आपको एक दो प्लेट और दोनों प्लेट के फेसिंग सरफेस पर चार्ज है ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ करके बोल देते हैं और कहते हैं ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो जब हम एक कैपेसिटर बोलते हैं उसका ये मतलब होता है। समझे मेरी बात? हाँ सर। बुक के डायग्राम में मैं फिर कह रहा हूं आपको सिर्फ ऐसा मिलेगा, ये एक प्लेट है, ये एक दूसरा प्लेट है, इस पर सामने में यहाँ पर प्लस चार्ज लिख देगा और दूसरे के फेसिंग सरफेस पर उतना ही माइनस चार्ज लिख देगा और कहेगा कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एक्चुअल में उसका हिडन एजम्पशन है कि उसमें एक अर्थिंग किया हुआ है, अदरवाइज ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक कैपेसिटर होगा जो बुक का डायग्राम है। तो बुक में कभी भी कैपेसिटर ऐसा डायग्राम मिलेगा तो आप मन ही मन एज्यूम कीजिएगा कि ये ऐसा है। क्लियर? यस। अब देखो, बुक में ऐसा रहता है तो बुक में ऐसा क्यों गलत रहता है, मतलब इसको ये एक्चुअल में ये गलत नहीं है क्या कि इसी बात को जब मैं ऐसे लिख दूंगा, ध्यान से देखिएगा जरा सा, तो
अभी जो डायग्राम बना रहा हूं ये और इसके ऊपर अर्थिंग वाला, ये दोनों डायग्राम सेम ही है। ये एक मान लो मैंने बैटरी लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैंने एक बैटरी लगा दिया और ऊपर में एक ऐसा कैपेसिटर बना दिया, तो जाने अनजाने में हम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये वही डायग्राम है, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट, ये बैटरी का नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट के पोटेंशियल को अगर 0 ले लें तो जो बैटरी का है वो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है। इसमें भी क्या होता है, जिस प्लेट की अर्थिंग करते हैं उसकी पोटेंशियल 0। हाँ सर। तो जब किसी भी बैटरी से हम किसी चीज को कनेक्ट करते हैं, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो नेगेटिव टर्मिनल से जिसको कनेक्ट करेंगे वो सपोज 0 है, तो पॉजिटिव से जिसको करेंगे वो 10 होगा। तो ये दोनों डायग्राम एक ही है। सर एक बार वापस समझा सकते हैं? वापस, जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है फॉर एग्जांपल, तो 10 वोल्ट बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं। तो एक टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से एक प्लेट को कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे प्लेट को कनेक्ट किया। तो जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया वो तो अर्थिंग ही हो गया, क्योंकि अर्थिंग क्या करता है, अर्थिंग करता है जितने भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो अर्थ को दे देता है और रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बैटरी का भी यही काम है, जो भी डंप चार्ज हुआ वो सब बैटरी के अंदर, और इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया। नेगेटिव अगर 0 पर है तो पॉजिटिव 10 वोल्ट पे हो गया, अगर बैटरी 10 वोल्ट का है तो। समझ आया? बोलिए। यस हाँ सर। अब इसका कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो बहुत तरीका है निकालने का, सिंपल वाला तरीका। मान लो प्लेट एरिया ए है, अगर हम यहाँ पर देखें तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, नेगेटिव के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इनके बीच का डिस्टेंस अगर d है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच के किसी भी पॉइंट पर कितना होगा, बोलिए। इनसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव वाले का, और उतना ही नेगेटिव वाले का। हाँ सर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा दोनों के लिए Q बाई A होगा। हाँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसका मतलब है दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस d। यस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, दिख रहा है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है ना? यस। बोलिए। हाँ सर। So Q upon epsilon naught A D is delta V। तो मैं Q को अब ऐसे लिख दूंगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D इंटू डेल्टा V। मतलब दोनों प्लेट के बीच अगर हम डेल्टा V का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो इतना चार्ज स्टोर होता है, यही मतलब हुआ। हाँ सर। मीन्स ये जो टर्म हुआ यही कैपेसिटेंस हुआ। यस। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D। ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो, तो कैपेसिटेंस हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो प्लेट एरिया बढ़ा के इंक्रीज कर सकते हैं, दोनों प्लेट के बीच सेपरेशन डिक्रीज करके इंक्रीज कर सकते हैं,
या दोनों Yes. के बीच का मीडियम चेंज करके इंक्रीज कर सकते हैं। तीन ही बात हो सकती है। हाँ अब प्लेट एरिया बढ़ाने का लिमिटेशन है, क्योंकि जिस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर आपको फिट करना है उसके तो अपने डायमेंशंस होंगे ना। यस सर। जैसे एक छोटे से हाँ, फैन सर। के लिए मुझे बहुत बड़ा प्लेट एरिया का मैंने कैपेसिटर बना दिया, काम तो अच्छा करेगा बट उसको मुझे उसके साथ साथ कैरी करना पड़ेगा। हाँ तो प्लेट एरिया का लिमिटेशन है, दोनों के बीच के सेपरेशन का लिमिटेशन है। सेपरेशन कुछ भी हो, टच तो नहीं करना चाहिए, कुछ गैप रहना ही चाहिए। तो इस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेफिनेशन ऐसा मिलता है कि टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स सेपरेटिंग ईच अदर बाय अ मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस डेफिनेशन का लॉजिक समझ में आया? टू पैरेलल प्लेट facing each other separated by minimum distance is called a capacitor। हाँ Clear है? हाँ सर। तो इस डेफिनेशन से बुक में भी रहता है, एक्चुअल मीनिंग समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों, ज्यादा सेपरेशन होगा तो कैपेसिटर नहीं है क्या? है, तब भी कैपेसिटर है, लेकिन उसकी यूटिलिटी कम है क्योंकि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है ना। सो प्रैक्टिकली हेंस two conducting plates hence two conducting plates facing each other separated by a small distance is called a parallel plate capacitor। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं, और वो सब की जरूरत नहीं है। प्लेट एरिया ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, सेपरेशन कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, इनके बीच अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ये सब कॉमन सेंस है ना। हाँ सर, अंडरस्टूड। जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा? हाँ सर। अच्छा ठीक है, इसी प्रिंसिपल से एक दो और देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसी तरह प्लेट का शेप साइज चेंज होगा तो ये अलग अलग कैपेसिटर हो जाएगा, जैसे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है। आइसोलेटेड स्फीयर जो अभी किया था वो अलग चीज है, और स्फेरिकल कैपेसिटर अलग चीज है, ठीक है।
So next is spherical capacitor. इसी मेथड से तुम लोग खुद ही सबका कैपेसिटेंस निकाल लोगे. So next is spherical capacitor. स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब ये हुआ, जैसे पैरेलल प्लेट में था, देखना ध्यान से, अगर मैं इसको ग्राउंड नहीं करूं बाहर वाले को, तो बाहर के सरफेस पर भी चार्ज होगा, हाँ सर, और बाहर ग्राउंड कर दूं तो दोनों फेसिंग सरफेस पर इक्वल अपोजिट चार्ज होगा. देख चुके हैं. यस सर, तो इसका कैपेसिटेंस जरा एक बार बताइए मुझे. अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग पॉज्ड है क्या? हाँ सर, Yes. सर रिज्यूम भी नहीं हो रहा. अभी दिख रहा है. यस सो इस स्फेरिकल कैपेसिटर में भी अगर हम बाहर के सरफेस को ग्राउंड नहीं करें तो बाहर भी चार्ज होगा, और ग्राउंड कर दें तो टू सरफेसेस, फेसिंग सरफेसेस हैविंग इक्वल अपोजिट चार्ज होगा. पैरेलल प्लेट और इसमें डिफरेंस यही हो गया, दोनों के शेप साइज पे, है ना. हाँ तो एक सर, बार इसका कैपेसिटेंस आप लोग मुझे निकाल के बताइए. आप लोग खुद कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी. बोलो. देखो, सुनो मेरी बात. प्लेट का पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, आया ना? बोलो. हाँ सर, नहीं है. इसके लिए क्या किया हमने कि दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मेथड यूज किया. हाँ सर, हाँ लेकिन स्फेयर के केस में कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी यूज, बट स्फेयर का पोटेंशियल तो डिफाइंड है ना. यस सर, तो दोनों सरफेसेस, अंदर और बाहर, ये जो दो सरफेस दिख रहे हैं फेसिंग सरफेस, इनका पोटेंशियल डिफरेंस आप बता सकते हो. हाँ सर, सो V1 माइनस V2 क्या होगा? V1 तो हो जाएगा KQ बाई A माइनस KQ बाई B, हाँ सर, और वीडियो में दोनों भी आ जाए. और V2 तो जीरो हो गया ना. हाँ तो 0. प्लस Q माइनस Q मिला के बोलो, या अर्थिंग है तो ऐसे ही बोल दो. यस, हाँ आई बात समझ में? हाँ सर, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इज के, मतलब 1/4πε0 इंटू 1/a माइनस 1/b इंटू Q. तो Q आपको दिख रहा होगा 4π AB अपॉन B माइनस A इंटू डेल्टा V. दिखा ऐसा? इंटू एप्सिलॉन. हाँ, इंटू एप्सिलॉन आपकी ऊपर.
तो एप्सिलॉन नॉट भी होगा। यानी कि यहां से समझ आ रहा है कि ये वाला जो टर्म है यही कैपेसिटेंस है हाँ सर। है ना। तो फॉर्मूला भी होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है। हाँ सर। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, ये स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में? यस। इसको भी कॉपी कर लीजिए। तो धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा कि किसी भी शेप साइज का कुछ भी कर दे तो हम उसका कैपेसिटेंस बता सकते हैं। ऑल्दो हमें पढ़ना सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हर टाइप का देख लेते हैं एटलीस्ट कि फॉर्मूला कैसे निकालते हैं तो काम चलेगा। आगे बढ़े। यस। आगे बढ़े। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसा ही एक और ले लो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो आप फैन में देखते हो। तो अगर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है तो उसका सिमेट्रिक डायग्राम कुछ ऐसा होगा, दिख रहा है? हाँ सर। इसका कैपेसिटेंस आप लोग खुद ढूंढ के बताइए। बोलो, आया कुछ आंसर? बोलो। हाँ सर। क्या आया बताइए। सर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L into AB अपॉन नहीं। और कोई? देखिए, अब जैसे स्फेयर का पोटेंशियल मालूम है, बट सिलेंडर का पोटेंशियल तो नहीं मालूम है। हाँ सर। नहीं मालूम है। तो इन दोनों सिलेंडर के बीच किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो वही सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया, r डिस्टेंस पर टोटल चार्ज इंक्लोज्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, जो पहले भी किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अगर देखें, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला लाइन समझ में आया? यस। तो इस केस में क्यू इनक्लोज्ड पूरा क्यू होगा ऐसा। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू R। तो ये डिस्टेंस का फंक्शन हो गया। यही हाँ, R है ना? बोलिए। यस सर। तो इन दोनों सरफेस के बीच
जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये आपको दिख रहा है, E डॉट डी आर का इंटीग्रल होगा फ्रॉम R इज इक्वल टू A टू B। यस सर। हाँ सर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिला ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया Q अपॉन 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L dr अपॉन R का इंटीग्रल फ्रॉम A टू B, ऐसा बोल सकते हैं? बोलिए। हाँ सर। So finally मेरा potential difference between two surfaces will become Q upon 4 pi epsilon naught L ln of B by A होगा, बोलो। So delta Q will be equal to ये 4 2 नहीं, pi। हाँ 2 होगा। तो ये Q मुझे ऐसा हो गया 2 pi epsilon naught L divided by ln of B by A into डेल्टा V, ऐसा होगा। ये जो टर्म है यही C हुआ। Yes. तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मुझे मिल गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय ln ऑफ B by A। एक सेंस आ रहा है कि कैसा भी शेप साइज हो तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं। सब में मेथड वही है, टोटल चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, इजंट इट? तो इस तरह से बहुत सारे शेप साइज के क्रॉसपॉन्डिंग बहुत सारे कैपेसिटर्स का नाम है, ठीक है? बोलो। हाँ सर समझा। कॉपी कर लीजिए इसका। Yes, sir. हाँ सर। अरे हो जाए तो बोल दिया करो। अब देखो, सो इस तरह के अलग अलग शेप साइज के हिसाब से अलग अलग कैपेसिटर के नाम है, वो आपको मिलते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा सब कैपेसिटर में देख रहे हो उसकी कैपेसिटी को, क्योंकि बाकी तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है कि कहाँ यूज करना है, उसके हिसाब से कितना स्पेस अवेलेबल है, लेकिन एक कॉमन बात यह है कि अगर हम कैपेसिटर प्लेट्स के बीच के मीडियम को चेंज कर दें तो कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ये पक्का है सब में? हाँ सर। हाँ सर। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, ये देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग इज इंसर्शन ऑफ, नहीं डाइलेक्ट्रिक वाला बाद में, उससे पहले ये कर लेते हैं, एनर्जी एक बार देख लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड समझो। बहुत तरह का तरीका है बताने का, कैसे बताऊं वो सोच रहा हूँ। चलो ये वाला तरीका देता हूँ।
देखो ध्यान से सुनो सब। सपोज ये कैपेसिटर है, ठीक है, और ये V वोल्ट की बैटरी है। तो अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा? CV. टोटल चार्ज इस पर C इंटू V आएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं। नो सर। No, sir. अब समझना, किसी इंस्टेंट पर इस पर चार्ज मान लो स्मॉल q डिपॉजिट हुआ। सो फर्दर dq डिपॉजिट अगर होगा तो उसको इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। हाँ सर। जैसे मेथड समझो, एक स्फीयर है, उस स्फीयर पर चार्ज 1 कूलम्ब डाला तो कुछ पोटेंशियल आया। अब फर्दर 1 कूलम्ब और डालेंगे तो कुछ वर्क होगा। हाँ सर। इसी का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है वही एनर्जी स्टोर्ड होता है। हाँ सर। तो मान लो स्मॉल q अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड है एंड इट इज बीइंग चार्ज। जब इस पर चार्ज C इंटू V आ जाएगा फिर चार्जिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा। हाँ सर। Yes. कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैच हो जाएगा, फिर कोई चार्ज नहीं होगा। नहीं. हाँ सर। So at any instant, I mean t is equal to 0 पर initially charge on the capacitor was 0. किसी टाइम t पर इंस्टेंटेनियसली मान लो चार्ज q है, तो फर्दर dq चार्ज डिपॉजिट करने में जो वर्क डन होगा उसको मैं क्या लिखूंगा? dq इनटू इन दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आया ना? हाँ सर। Yes, sir. तो मैं इसको लिख दूंगा dq इंटू डेल्टा v को लिख देता हूं q बाई सी, है ना? यस। तो 1 बाई सी q dq इज dw। तो अगर मैं इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दूं तो कुछ ऐसा होगा 1 बाई सी इंटीग्रल q dq फ्रॉम 0 टू एनी कैपिटल Q जहां तक भी चार्ज हुआ हो। तो मुझे एक फॉर्मूला मिलेगा u इज इक्वल टू कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2c। हाँ सर। हाँ सर. पक्का? इसी केस में ध्यान से अगर देखोगे तो Q को अगर CV लिख दोगे तो यही फॉर्मूला मिल जाएगा हाफ CV स्क्वायर। हाँ सर। Yes, sir. बट इन दोनों फॉर्मूले के यूज में बहुत डिफरेंस है। देखने में पता नहीं चलता है, लगता है दोनों एक है, दोनों एक नहीं है। दोनों एक कैसे नहीं है, जरा इसको समझने की कोशिश करो। मैं जो कहता हूं सिर्फ सुनो। मान लो बैटरी से जो चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, उसको मैं कुछ देर के बाद डिस्कनेक्ट कर दिया तो वो उस पर मैक्सिमम चार्ज CV हुआ होगा, जरूरी थोड़ा ना है। समझ हाँ रहे सर। हो? वो तो उसको के लिए So हाँ, in, sir. so in that case, energy is Q square upon 2C only, not half CV square, यस सर। है ना? But if it has been charged for a long time or
मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिटेड है और चार्जिंग का प्रोसेस खत्म हो चुका है और बैटरी कनेक्टेड है, तब हाफ CV²। हाँ सर समझा। Otherwise, both formula are interconvertible if V is not the voltage of battery rather than potential difference across capacitor plate. अगर दोनों फॉर्मूले को इंटरचेंजेबली यूज करना है तो हाफ CV² वाले फॉर्मूले में V इज नॉट द बैटरी का पोटेंशियल, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट। हाँ सर, तो Yes, फिर Yes, sir. तो फाइनली आपको 3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, we should be in a habit to apply energy as Q² by 2C when charge on capacitor is given, right? Second, we should be in a habit to apply U is equal to half CV² when capacitor is connected to a battery. Or number 3, we can use any one of these two, but make sure that in formula half CV², V is the potential difference across capacitor plate, not that of the battery. Because unless you are not sure that this capacitor is charged to its fullest, हम half CV² तो नहीं बोल पाएंगे। हाँ सर समझा। Yes, sir. हाँ सर। तो ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को रहता है और बहुत बार गलती भी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये थ्योरी है, बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मेरे हिसाब से ये रूल बना लीजिए कि व्हेन, ये मेरे हिसाब से रूल है, व्हेन कैपेसिटर इज हैविंग charge Q on it, then we should use U is equal to Q² by 2C, right? Then we should use U is equal to Q² by 2C. Clear है? हाँ सर। Yes. Then we should use U is equal to Q² by 2C. Second point, when capacitor is connected to a battery of potential difference V, then we should use U is equal to half CV²। कोई डाउट यहां तक? No, sir. Third point, we can use any one if V is taken as potential difference between capacitor plates। कोई दिक्कत? नहीं। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखो, अब कैपेसिटर में अगर एनर्जी स्टोर हो रही है तो कोई तो वर्क कर रहा होगा। यस।
कौन Yes. वर्क कर रहा है? तो बैटरी बैटरी वर्क कर रहा है। बैटरी का नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ उसी को बोलते हैं ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ मतलब वो चार्ज पर फोर्स लगाता है, ऐसा कुछ रहता है। तो अगर दोनों बैटरी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है, दोनों बैटरी के प्लेट के बीच, दोनों बैटरी के प्लेट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, और Q चार्ज इधर से फ्लो हुआ मान लो, जस्ट एज एन एग्जांपल, तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या बोलेंगे? Q इंटू QV। V बोलेंगे। हाँ QV। हाँ सर, हाँ सर हाँ सर, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, वर्क डन बाय द बैटरी अलग चीज है और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर अलग चीज है। कैसे? देखिए, अगर इसी में मैं वर्क डन बाय द बैटरी ढूंढूं, वर्क डन बाय द बैटरी, तो वर्क डन बाय द बैटरी हो जाएगा मेरा Q इंटू V होगा। तो Q को हम C इंटू V लिखेंगे। टोटल चार्ज अगर कैपिटल Q फ्लो किया पूरे प्रोसेस में, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, तो ऐसा लिखेंगे, दैट इज CV स्क्वायर। बोलिए। यस हाँ सर, बट एनर्जी स्टोर देखो तो इसका आधा है। सर Yes, एनर्जी sir. कंजर्व क्यों नहीं है? बता रहा हूँ। एनर्जी स्टोर देखोगे तो इसका आधा है। यस हाँ सर। तो आधा एनर्जी कहाँ गया? तो जितने कनेक्टिंग वायर्स हैं कैपेसिटर से बैटरी को जोड़ने वाले, उसमें एज अ हीट लॉस हमेशा 50% ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है? 50% बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। सर तो पर हमें फिर वो वायर के लेंथ के साथ चेंज नहीं होता? नहीं नहीं, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है। तो कोई वायर के साथ चेंज नहीं होता कितना लॉस होगा? नहीं चेंज होता है, इसलिए तो पढ़ते हैं। सर और कैसे? ये आपके सामने प्रूफ है ना? हाँ सर, प्रूफ तो है। प्रूफ तो है सर। हाँ हाँ। सो हेंस, मतलब आप कोई भी वायर लगा लो, लॉस सेम ही हो। बिल्कुल 50% ऑफ वर्क डन। लेकिन ये तुम अब इसको रूल मत बना दो, क्योंकि इसी को समझाने के लिए क्वेश्चन देता हूं। ये तो इसमें हुआ जिसमें कि एक बैटरी है, एक कैपेसिटर है और कुछ नहीं है, और बैटरी पहले से अनचार्ज है, और बैटरी अपने बराबर पूरा चार्ज हुआ है, तब जाके ये कंडीशन है। अदरवाइज हमेशा, मतलब इसको यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसा सीन है। तो 2-3 क्वेश्चन कराता हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा। बट यस, 50% ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी इज स्टोर्ड एज एनर्जी इनसाइड कैपेसिटर। तो इसमें ये अज्यूम किया कि कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया है। हाँ, इसमें हमने अज्यूम किया है कि कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया है। सर अगर 2 कैपेसिटर है तो क्या करेंगे? देखेंगे ना, तुरंत क्यों घबरा रहे हो? अभी तो शुरू किया है, आज 2, 3, 4 सब देखेंगे, अभी ही देखेंगे हो सकता है। So hence 50% of work done by the battery is stored as energy inside capacitor in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड। है ना? कोई डाउट?
बोलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ हाँ सर सर। मैं लिखने को दूंगा टाइम, घबराओ मत। एक और इम्पोर्टेंट चीज दिखाता हूँ, देखो अगर सीख पाए तो बहुत जरूरी है, नहीं तो उसमें बहुत ज्यादा यूज हुआ नहीं इलेक्ट्रिसिटी में, करें सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और उसमें मैंने कहा था कि ये थंब रूल है, अगर इसको सही से यूज कर पाते हो तो। मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में एनर्जी डेंसिटी एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नहीं सर, आज ही सुना है। मालूम हाँ है सर, कुछ भी? नहीं बताया सर, ये नहीं बताया। नहीं सर, नहीं तो हुआ है। हाँ पहली सर, बार देख। पक्का नहीं बताया। पहली बार देखा है सर ये तो। अच्छा, हाँ सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बताया था? क्या सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। सच्ची में? नहीं हाँ सर। सर, सच में। नहीं सर, नहीं आप एक बताया। बार नोट चेक करो। आज तो आपने वर्डिंग ही पढ़ाया था बस। हाँ सर, क्वेश्चन था end में। एक मिनट मिस कर गया मैं, फिर शायद देख लेते हैं वैसे अभी। इसमें तो थियोरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। प्रेशर भी नहीं उसके पहले बताया था? theory of conductors। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, मैं बता दूंगा, मुझे याद करा देना, मैं बता दूंगा या कोशिश करता हूँ आज ही। ठीक है, वो तब तो फिर इसको अब लिख दिया हूँ तो रहने दो। सर आप लिख दो, फिर नेक्स्ट क्लास समझ लो। हाँ हाँ हाँ, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर ध्यान से देखोगे ना तो बहुत लाइफ आसान हो जाती है। ये मैं इसका डेरिवेशन सिखा दूंगा, देखता हूँ आज का कंटिन्यूएशन ब्रेक हो जाएगा, इसलिए अगली बार मुझे याद दिलाना। बोलोगे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बता दीजिए, तो उसी के कंटिन्यूएशन में मैं बता दूंगा। तो ये एनर्जी डेंसिटी है, मतलब कैपेसिटर की एनर्जी अगर हम बोले, वैसे ये दुनिया में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यही एनर्जी डेंसिटी है, ऐसा नहीं कैपेसिटर चैप्टर की बात है, कहीं भी। तो एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम मतलब कैपेसिटर का प्लेट एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। यस। यस तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी, तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, देखा था अभी? तो ये हो गया बिना बैटरी के कॉन्सेप्ट के क्योंकि अभी तो वर्क डन बाय बैटरी के हिसाब से बताया था मैंने ना थोड़ी देर पहले। सो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को मैं Q बाई ए लिख देता हूं, ठीक है? तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, नहीं एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल होगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट आएगा, ऊपर डी एप्सिलॉन नॉट ए, इधर क्यू स्क्वायर। तो दिख रहा है क्यू स्क्वायर बाई 2c। हाँ सर। तो एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे भी प्रूव कर सकते हैं, और बैटरी वाले चार्जिंग प्रोसेस से तो प्रूव करके दिखाया ही। क्लियर है? Yes, sir. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस, मैंने शुरू में लिखाया था, which can be used to store electrostatic energy in the form of electric field, यही लिखाया था शायद ना? क्योंकि ये जो एनर्जी डेंसिटी है वो किसी भी फील्ड के लिए है। डेरिवेशन हाफ सी वी स्क्वायर तक कर चुके हो? नहीं सर। नहीं नहीं सर। नहीं तो सर। थोड़ा जूम इन कर दीजिए, बहुत हाँ, ज्यादा। कर देता हूँ। तो यहाँ से बाकी है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो फर्स्ट गो में इतना लिख लो, उसके बाद और बड़ा करूं? नहीं सर। नहीं सर, इतना चलेगा। ठीक, हो गया?
हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर। आगे बढ़े? यस। ठीक है, एक जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ। दिखा? हाँ सर हाँ सर देख। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, ठीक है। अभी इनिशियली जैसा दिख रहा है उस समय इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? इस कैपेसिटर पर अच्छा कैपेसिटेंस नहीं दिया, कैपेसिटेंस सी मान लो, सी के टर्म में आंसर आएगा। बीच में जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस सी है, ठीक है? हाँ सो अभी हाफ सी वी स्क्वायर होगा। हाँ सर। हाँ सो इनिशियल एनर्जी इसकी हो गई हाफ सी वी स्क्वायर। जब ऊपर वाला स्विच क्लोज कर दे, ओपन करके S2 को क्लोज करेगा, अब फाइनल एनर्जी क्या होगी इसकी? 2C into 2 2V CV square। square। हाफ सी इंटू 2V स्क्वायर, ठीक है? देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी जब ये वाला स्विच क्लोज है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना? हाँ सर। ये वाला स्विच क्लोज करेंगे तो भी यही पॉजिटिव यही नेगेटिव। यस सर। Yes, sir. पहले इस पर चार्ज कितना रहा होगा? C इंटू वी। अब इस पर चार्ज कितना चला गया होगा? 2CV। 2 CV। Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाले बैटरी से कितना चार्ज लिया? CV। 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 तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हुआ? बताओ। CV इंटू 2V। हाँ सर। हाँ सर। तो वर्क डन बाय बैटरी हो गया 2CV स्क्वायर। है पक्का? यस सर। हम Yes, ऐसे कह सकते हैं कि वर्क डन बाय बैटरी का क्या हुआ होगा? कुछ एनर्जी स्टोर्ड में इंक्रीज हुआ होगा और जो बच गया होगा वो हीट लॉस। हाँ सर। So work done by battery is change in internal energy plus heat loss। हाँ सर। हाँ सर। तो हीट लॉस मिल गया। हाँ सर मिल जाए। हाँ सर। बताइए जल्दी। CV square by 2। हाँ, तो वर्क डन में बैटरी कैसे निकला, एक बार वापस बताइए। बैटरी 2 वोल्ट के बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया? तो सीवी किया। CV किया। तो बैटरी 2 वोल्ट का है और CV चार्ज फ्लो किया। इसका क्या मतलब है? वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? CV हाँ इंटू 2 वोल्ट। यस। ठीक है? ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर।
Thank you, sir.